हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 7 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज है, गवर्नर रीशफल, न्यू मिनिस्ट्री क्लियर डेस्क फॉर कैबिनेट एक्सपेंशन। तो अब नई मिनिस्ट्री बनाने की बात की जा रही है जो कि स्ट्रेंथन करेगी कोऑपरेटिव मूवमेंट, और साथ ही यूनियन कैबिनेट के एक्सपेंशन भी देखने को मिल सकता है आने के कुछ दिनों में। जो स्ट्रेंथ हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो 15% हो सकती है लोकसभा की स्ट्रेंथ की। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब सेकेंड न्यूज, आई ऑन चाइना, पब्लिक बर्थडे विशेस बाय पीएम सीएम्स फॉर दलाई लामा। तो अभी हम देख रहे हैं चाइना के साथ जो इंडिया के टाइज है वो ऑल टाइम लो पर है। उसके बाद एलएसी स्टैंड ऑफ भी चल ही रहा है। तो दिल्ली का ये मूव जो उन्होंने दलाई लामा को बर्थडे विश किया, तो इससे ये पता चलता है कि अगर इंडिया की सेंसिटिविटीज को कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो इंडिया भी पीछे नहीं हटेगा उसकी इन सेंसिटिविटीज को दिखाने में। ठीक है। तो amid the slide in ties with China over the military standoff along the line of actual control, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्टैंड ऑफ चल रहा है। उसके इन सब के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विश किया दलाई लामा को उनके बर्थडे पे। तो इससे ये पता चलता है द फोन कॉल टू द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर एंड इट्स पब्लिक अनाउंसमेंट हैव डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस, क्योंकि चाइना जो है वो दलाई लामा को एक स्प्लिटिस्ट मानता है। इसके आगे अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट आज तक बहुत कैलिब्रेटेड रहती थी इस बात में कि वो कैसे एंगेज हो रही है दलाई लामा के साथ, क्योंकि वो इस बात का ध्यान रखती थी कि चाइनीज गवर्नमेंट की सेंसिटिविटीज है, क्योंकि बीजिंग हमेशा से उन्हें स्प्लिटिस्ट मानता है। न्यू दिल्ली हैज मेंटेन्ड दैट द टू साइड शुड बी माइंडफुल ऑफ म्यूचुअल सेंसिटिविटीज एंड इंटरेस्ट इन कंसर्न्स। तो आज तक इंडिया का यही स्टैंड था कि इंडिया और चाइना दोनों ही लोग एक दूसरे की सेंसिटिविटीज और इंटरेस्ट और कंसर्न्स का ध्यान रखें। लेकिन चाइना जब हमारी इन चीजों का ध्यान नहीं रखता तो इंडिया ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा ट्वीक करते हुए चाइनीज हैव नॉट बॉदर्ड अबाउट इंडियन सेंसिटिविटीज ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर। साथ ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जम्मू कश्मीर को भी हमेशा बोलते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं कश्मीर में। तो इससे न्यू दिल्ली ने अपनी पोजीशन को थोड़ा रिकैलिब्रेट किया है, और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हाई कोर्ट नोटिस ऑन प्लीज सीकिंग लीगल रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। तो आपको पता होगा जो 377 सेक्शन था उसको हटा दिया गया था और सेम सेक्स को लीगल मान लिया गया था। उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन अभी तक सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है। तो उसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्यूसडे को नोटिस जारी किया सेंटर को। एक पिटीशन आई है दिल्ली हाईकोर्ट के पास जो कि ये कह रही है कि राइट टू लीगल रिकग्निशन होना चाहिए सेम सेक्स मैरिज का, फंडामेंटल राइट के अंडर आता है ये आर्टिकल 14, 15, 19, 21। तो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि पर्सन का जेंडर क्या, सेक्स क्या, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, तो रिकॉग्निशन होनी चाहिए सेम सेक्स मैरिज की। तो अब इस पे सेंटर क्या जवाब देता है तो उसके बाद पता चलेगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स वापस से बढ़ गए हैं दिल्ली में, जैसे रॉबरी, स्नैचिंग, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो इंक्रीज ऑफ 30 to 40% देखा गया है पिछले साल। तो ये किस रीजन की वजह से हो सकता है? ऑफिशियल्स को ये लगता है, पहली बात तो ये कि अब वेबसाइट पे आप इजीली कंप्लेन कर सकते हो, तो हो सकता है कि अब लोग ज्यादा आगे आ रहे हो कंप्लेन करने के लिए। तो पहला तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा ये कि ये पेटी क्राइम्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया है पैंडेमिक की वजह से। दूसरा रीजन ये, या तो सम क्रिमिनल्स, जैसे क्या हुआ था जब पैंडेमिक हुआ था तो जेल्स को डीकंजेस्ट करने के लिए बहुत सारे क्रिमिनल्स को बाहर निकाल दिया गया था जो ये पेटी क्रिमिनल्स होते हैं। तो हो सकता है कि वो वापस रोड पर आ गए हो तो उन्होंने वापस ये क्राइम शुरू कर दिया। तो सम क्रिमिनल्स एलिजिडली इन्वॉल्व इन स्ट्रीट क्राइम्स वर रिलीज फ्रॉम जेल्स टू डीकंजेस्ट द बैरक्स। तो ये रीजन हो सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज पर चलता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ये कैबिनेट रीशफल पर है। तो एक्चुअली जब हो जाएगी कैबिनेट रीशफल तो हम देख लेंगे। अब एक नई सेंचुरी बनाने की बात की जा रही है, उसका नाम है रामगढ़ विषधरी सेंचुरी। तो राजस्थान में बन रही है रामगढ़ विषधरी सेंचुरी, और एक टाइगर कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। तो आफ्टर द सेंटर्स नोट फॉर क्रिएशन ऑफ द रामगढ़ विषधरी सेंचुरी, द राजस्थान गवर्नमेंट इज होपिंग टू डेवलप अ टाइगर कॉरिडोर जो कि कनेक्ट करेगा 3 टाइगर रिजर्व को। तो हैप्पी टू सैंक्शन वन मोर टाइगर सेंचुरी, रामगढ़ विषधरी सेंचुरी, जो कि लिंक करेगी रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन द नॉर्थ ईस्ट एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ऑन द सदर्न साइड। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वॉन्ट गवर्नमेंट जॉब हैव टू अपीयर फॉर 10-12 बोर्ड्स। तो बेसिकली 10-12 बोर्ड्स के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन असम ने एक रूल निकाला है कि अगर आप आगे गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो जो स्पेशल एग्जाम्स होंगे सितंबर को, तो आपको उन एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ेगा, तभी अब गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल सकती है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रमोशन के अकॉर्डिंग जाए, मास प्रमोशन से, तो उसमें तो सारे ही बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे स्कूल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए असम गवर्नमेंट ये रूल लेकर आई थी, लेकिन अब इसका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है।
जैसे कि व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर द एग्जाम्स दे रियलाइज दैट इट वाज नॉट टू बी, ठीक है एग्जाम्स नहीं होंगे। फिर क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने दो गवर्नमेंट अपॉइंटेड स्पेशल कमिटीज बनाई, फिर एक क्लॉज लेकर आए कि ये जो मार्कशीट होंगी एज पर द न्यू स्कीम वुड नॉट बी वैलिड फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, की ये वाली मार्कशीट जो न्यू स्कीम के तहत होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड नहीं होंगी। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो भी बच्चे हैं जिनको भी आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपियर होना है तो उनको स्पेशल एग्जाम देना ही पड़ेगा जब पैंडेमिक सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना है ये क्लॉज स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए जिनको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपियर होना है, जो कि वेटेज देता है क्लास 10th और 12th के मार्क्स को। क्योंकि इस साल का इवेल्युएशन स्कूल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर है तो हर बैच को अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, तो ये उन बच्चों के लिए फेयर नहीं होगा जो इनसे पहले के बैच के होंगे या जो इनसे बाद के बैच के होंगे। तो ये एक इशू है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को बोला है कि आप ये मेंटली इल लोगों को कस्टोडियल हाउसेस में मत भेजें। तो सुप्रीम कोर्ट on Tuesday directed the Maharashtra government to ensure that the practice of sending those who are institutionalized in mental health establishments to beggar homes of custodial institutions, तो इसको बंद किया जाना चाहिए क्योंकि ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। अब हम ये एडिटोरियल डिस्कस करेंगे एन अनइवन फील्ड, ये ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल के लिए जो कमेंट्स और सजेशंस की डेडलाइन है उसे बढ़ा दिया है। साथ ही गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये रूल्स इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कर्ब करेंगे, साथ ही फ्री और फेयर कंपटीशन को बढ़ाएंगे। It goes without saying that measures designed to elicit greater cooperation from e-commerce firms ensure greater responsiveness to issues of consumer welfare are welcome। तो ऑथर ने इन सारी चीजों को वेलकम किया। साथ ही में as such rules that require the appointment of a chief compliance officer, तो साथ ही अब ये जो ई-कॉमर्स फर्म्स हैं उन्हें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, एक रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि जो कंज्यूमर के ग्रीवेंसेज हैं वो अच्छे से और टाइमली मैनर में सेटल किए जा सकें। लेकिन जो प्रपोज रूल्स हैं वो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर जो है ऑनलाइन रिटेल स्पेस का, उसमें जो मैनूवर कर सकते हैं, वो जो चेंजेस कर सकते हैं ई कॉमर्स कंपनीज, उनमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और उनके ऑपरेशंस पे एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इससे उन पर एक कंस्ट्रेंट्स लग रही है, लेकिन वो कंस्ट्रेंट जो ट्रेडिशनल ब्रिक और मोर्टार कॉम्पिटिटर्स हैं जिनकी एक्चुअली शॉप होती है और वो ई कॉमर्स पर नहीं है, तो उन पे ये सारी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही हैं। तो स्पेसिफिक पॉइंट्स कंसर्न के पहला ये है फॉल बैक लाइबिलिटी क्लॉज। तो फॉल बैक लाइबिलिटी क्लॉज का मतलब ये है कि अगर कोई सेलर किसी कंज्यूमर को कोई गुड डिलीवर नहीं करता है तो वो ई कॉमर्स फर्म्स उसके लिए लाइबल होंगी। तो ऑथर का ये कहना है बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि जो इन्वेंट्री का कंट्रोल होगा सेलर की तो वो तो ई कॉमर्स फर्म के पास नहीं है ना। तो आप ई कॉमर्स फर्म्स को अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे सेलर तो आप उनको कैसे लाइबल ठहरा सकते हो। So according to this, e-commerce firms will be held liable in case a seller on their platform fails to deliver goods or services due to negligent conduct, causing a loss to the consumer। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये राइज हुआ क्योंकि वो इन्वेंट्री तो वो होल्ड ही नहीं कर रहा है ई कॉमर्स। दूसरा, सिमिलरली देयर इज आल्सो एम्बिग्विटी ओवर फ्लैश सेल्स। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ने ये बोला था कि ओनली स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स या तो बैक टू बैक सेल्स जो कि कस्टमर चॉइस को लिमिट करती है, प्राइजेस को इंक्रीज करती है और साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रिवेंट करती है, वो अलाउड नहीं होगी। बाद में मिनिस्ट्री का ये कहना है कि फ्लैश सेल्स को रेगुलेट नहीं करेगी। तो ऑथर ने बोला ये बहुत ही पजलिंग है कि ये कैसे कंज्यूमर वेलफेयर को प्रमोट करेगा। अगर कस्टमर जैसे फ्लैश सेल्स को अगर आप बैन कर दोगे तो ये सारी चीजें कैसे कंज्यूमर वेलफेयर को प्रमोट करेंगे, क्योंकि इससे तो जो कस्टमर है उसकी जो चॉइसेस है वो लिमिट हो जाएगी। तो वेयर इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो अनदर रूल दैट डील्स विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैव कॉज्ड मच कंस्टर्नेशन अंडर दिस रिलेटेड पार्टीज ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कांट बी सेलर्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और तीसरी बात ये बोली गई है कि जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होगा वो उस पर सेलर नहीं हो सकता है। तो कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस ऐसा अगर होगा तो जो कस्टमर कंज्यूमर की चॉइस होगी वो लिमिट हो जाएगी। मतलब ई कॉमर्स की जैसे फ्लिपकार्ट का कोई ब्रांड है तो वो फ्लिपकार्ट पर नहीं बिक सकता है। तो एक चीज ये है। तो कंसिडरिंग दैट सच रेस्ट्रिक्टिव रूल्स डू नॉट अप्लाई टू द ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स, तो एक्चुअली जो स्टोर्स उन पर तो अप्लाई नहीं होगी, जो कि वैसे वो भी डिस्काउंट्स देते हैं, एंड ऑफ सीजन सेल्स अनाउंस करते हैं, स्पेशल टाई अप मैन्युफैक्चरर्स के साथ होते हैं उनके भी, तो उन पर ही रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस नहीं है, ये सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर है। तो इससे माना जाता है कि ये ई कॉमर्स रूल्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि ट्रेडिशनल रिटेलर्स के इंटरेस्ट में ज्यादा चीजें जाएं, रादर देन ये कंज्यूमर्स के लिए नहीं है। ये है बेसिकली ट्रेडिशनल रिटेलर्स को ज्यादा वेटेज देने के लिए। तो दीज कंसर्न्स नीड टू बी
एड्रेस्ड, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को कम करे, कंपटीशन को बढ़ाए, साथ ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आए प्राइसिंग में। तो कंज्यूमर वेलफेयर को एनहेंस करने की बात होनी चाहिए, लेकिन इन रूल्स के चलते हम देख रहे हैं जो कंज्यूमर वेलफेयर है वो तो डिक्रीज हो रहा है। डू नॉट गो जेंटल, ये आर्टिकल काफी नेगेटिव टोन में, इसलिए मुझे नहीं लगा ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैंने इसको एक्चुअली रीड कर लिया था, पर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब हम इसे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सेकंड है यस मिनिस्टर, नो स्टूडेंट शुड बी पनिश। तो एक्चुअली क्या हुआ था, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों ने अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ रिमार्क्स कर दिए थे, तो उनके अगेंस्ट फाइन लगा दिया गया था। तो उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि दिल्ली के हैं, उनका ये कहना है कि राइट टू फ्री स्पीच होनी चाहिए यूनिवर्सिटी स्पेस में और किसी को पनिश नहीं करना चाहिए इस बात के लिए। तो ऑथर ने बोला ये मूव बहुत ही ज्यादा वेलकम है। तो नो स्टूडेंट शुड बी पनिश्ड फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट टू फ्री स्पीच विद इन द यूनिवर्सिटी स्पेस। तो यूनिवर्सिटी स्पेस में अगर कोई भी अपना राइट टू फ्री स्पीच को एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए उसको कभी सजा नहीं होनी चाहिए। आर्गुमेंटेटिव डेमोक्रेसी में जरूरी है कि डिस्कॉर्ड हो, डिस्कशन हो। तो मनीष सिसोदिया's लेटर टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन शुड बी अ ट्रूइज्म नॉट अ स्टेटमेंट टू बी लॉटेड, क्योंकि मनीष सिसोदिया पब्लिकली स्टूड अप हुए हैं एक राइट ऑफ ए स्टूडेंट के लिए जो कि दिल्ली अंबेडकर यूनिवर्सिटी का है, और उन्होंने यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को और एलिजिडली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज कर दिया होगा। तो ये जो नोशन है कि यूनिवर्सिटी एक सेफ स्पेस होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वहां पर वो अपने ओपिनियन को फ्रीली वॉइस कर सकें, डिबेट कर सकें, साथ ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप कर सकें, वो हम देख रहे हैं कि 2016 से बहुत ही ज्यादा थ्रेट में है। एंड द फैक्ट दैट वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए खड़ा हुआ है, फ्री स्पीच के लिए खड़ा हुआ है, तो इससे जो कैंपस में डिसेंट है वो सारी चीजें प्रोटेक्टेड रहेंगी। तो फाइनल सेमेस्टर का कोई एमए स्टूडेंट था अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, तो उसके ऊपर 5,000 रुपए का फाइन लगा दिया गया था, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्वोकेशन सेरेमनी जो कि केजरीवाल के द्वारा अटेंड की गई थी उसके बाद एलिजिडली कोई रिमार्क्स कर दिए गए होंगे। The high-handed manner in which this punishment was announced is of a piece with a dismal pattern। तो ऑथर ने बोला जिस तरीके से ये 5,000 रुपए का फाइन अनाउंस किया गया था, तो वो एक पैटर्न दिखाता है जो कि यूनिवर्सिटीज में 2016 से चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल रोहित वेमुला का हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुसाइड हुआ, साथ ही जेएनयू के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लेबल किया जाता है एंटी नेशनल अगर वो कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम, और बहुत जल्दी उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो एंटी-सीए प्रोटेस्ट में जो पुलिस ने स्टॉर्म कर दिया था जामिया मिलिया इस्लामिया को, साथ ही एएमयू कैंपसेस, तो ऑथर ने बोला है उनके ऊपर ड्रैकोनियन यूएपीए लगाया जाता है। तो ऑथर ने बोला है जो भी स्टूडेंट्स का जो राइट टू डिसएग्री है उससे स्टेट अपना एक होमोजेनाइजिंग आइडिया ऑफ नेशनलिज्म उन पर थोपना चाहता है, और उनका जो राइट टू डिसएग्री है उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। इनफैक्ट इवन सिसोदिया's ओन आप गवर्नमेंट, ऑथर ने बोला है जो आप गवर्नमेंट है उसने भी, जैसे जेएनयू एसयू के जो प्रेसिडेंट थे कन्हैया कुमार, उनके ऊपर भी सेडिशन केस लगने के लिए वो दे दिया था, सैंक्शन दे दिया था। तो इन दिस क्लाइमेट जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने डिफेंस किया है डिसेंट का, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये वेलकम होना चाहिए दैट द यूनिवर्सिटी एक स्पेस है जहाँ पे नेशनलिज्म एंड द क्लेम्स ऑफ द पावरफुल आर अप फॉर कांस्टेंट चैलेंज एंड रिव्यू। तो जो पावरफुल क्लेम करते हैं नेशनलिज्म, होमोजेनाइज नेशनलिज्म, तो उसके अगेंस्ट भी आप अपने वॉइस ओपिनियन कर सकते हो। टू मेंटेन द कैंपस एज अ साइट फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो एक कैंपस होता है जो कि साइट होती है जहाँ पे लोग अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन और अपने रिमार्क्स रख सकते हैं। तो द दिल्ली मिनिस्टर्स लेटर इज अ रिमाइंडर दैट द स्टेट एंड दोज इन सोसाइटी जो कि डिसएग्री करते हैं फंक्शनरीज के साथ, तो वो कोई और नहीं है, वो तो उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो मोर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फॉर्मर अक्रॉस द स्टेट एंड द सेंटर नीड टू स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ द लेटर। अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे चाइना सेंचुरी ऑफ बिकमिंग। तो बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उससे एशियन कंट्रीज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था, और हम बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टीज आ गई थी। फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड ऑल ओवर रशिया, जैसे कि बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया में भी 1921 में एक कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी। तो साउथ सीज दैट स्प्लिट इनटू सीपीज ऑफ मलया, इंडो चाइना एंड सियाम इन 1930। तो 13 डेलीगेट शंघाई में मेट हुए थे जुलाई 1, 1921 में, और उन्होंने सीसीपी बनाई थी जिसका एक विजन था जो कि आज जो सीसीपी का विजन उससे थोड़ा डिफरेंट था। हाउएवर मस्ट हैव अ विजन ऑफ द वर्ल्ड अ सेंचुरी हेंस दैट इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द वर्ल्ड इज टुडे। तो उनका विजन ये था, देयर विजन वुड हैव बीन ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट कैपिटलिज्म। उनका विजन ये था कि एक दुनिया बनेगी जो बिना किसी कैपिटलिज्म की होगी, बिना इंपीरियलिज्म की होगी, उसमें कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, पॉवर्टी नहीं होगी, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। एंड ऑफ इगैलिटेरियन चाइना, और सीसीपी का ये था कि इगैलिटेरियन चाइना होगा जहाँ पे सेंस ऑफ कम्युनिटी होगा, यूनिवर्स ऑफ सोशलिज्म होगा। तो नेशन दैट, अब चाइना की बात की गई है जिसने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जहां पर था, ओपीएम वॉर्स हुए वहां पर, साथ ही जापानीज इंपीरियलिज्म को भी देखा। अब वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन चुका है, उसमें जीडीपी का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, साथ ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस
उसके बाद अभी एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम, अपना स्पेस स्टेशन बना रहे, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंप्रेसिव है इंडीड। उसके बाद भी आज ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो कि अपने अंडर डेवलपमेंट से भी ऊपर उठा है। जापान हमेशा से थर्ड वर्ल्ड में कभी था ही नहीं, तो जापान, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, हैड नेवर बिलोंग टू द थर्ड वर्ल्ड। और साउथ कोरियन द सिटी स्टेट्स मस्ट लॉर्डेड बाय द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस आर टू स्मॉल टू सिग्निफाई। तो हम देख रहे हैं कि ये तो ठीक है, चाइना के ग्लिटर दिख गए, लेकिन उसके पहले उसमें एक बहुत दिक्कतें भी हैं चाइना में। तो एंड येट बिहाइंड द ग्लिटर ऑफ दीज अचीवमेंट, तो इस चमक के पीछे ये जो अचीवमेंट है उनमें एक एरिया ऑफ डाउट है, जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी चाइना में बहुत ही ज्यादा है। लैटिन अमेरिका के बराबर तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम बाकी एशियन कंट्रीज से कंपेयर करें। दूसरा जो उनका ऑफिशियल क्लेम है चाइना की कि उन्होंने जीरो पॉवर्टी को एक्वायर कर लिया, तो बहुत ही अनटेनेबल है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉवर्टी लाइन को बहुत नीचे कर दिया, सिर्फ 9 युआन पर डे, जिसमें सिर्फ आप एक दिन में 2 बॉटल ही खरीद सकते हो। तो बट इज क्वाइट इनसफिशिएंट फॉर मीटिंग ऑल वंस नीड्स इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। The persistence of poverty is not surprising, since despite the emergence of labor shortages in particular regions, China still has large unutilized labor reserves with which poverty is usually correlated. तो चाइना में बहुत सारा अनयूटिलाइज लेबर है, जिसके कारण जो पॉवर्टी है वो वहां पर बहुत ज्यादा दिखती है। चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी प्रोपोर्शनलेटली बहुत कम है अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, लेकिन ये नहीं है कि वहां पर कम्युनिज्म है तो वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। इन दिस रिस्पेक्ट चाइना का जो एक्सपीरियंस है वो सोवियत यूनियन और अदर सोशलिस्ट कंट्रीज से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो सोशलिस्ट कंट्रीज है वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, और साथ ही वहां पर कोई भी पॉवर्टी में नहीं रहता है। तो indeed much criticism was directed at these countries for being one party states and for imposing restrictions on individual freedom। तो जो रशिया है और भी जो ईस्टर्न यूरोपियन के कंट्रीज हैं वहां पर भी ये क्रिटिसिज्म है कि वो वन पार्टी स्टेट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लेकिन अगर हम माने तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है, पॉवर्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो चाइना भी तो वही मॉडल फॉलो कर रहा था, तो चाइना में क्यों पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है? तो चाइना की जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ी अलग है। अगर हम 1980s के बाद देखें तो वो सोशलिज्म की तरफ बिल्ड करने के लिए नहीं है, ना ही वो ये चाह रहे थे कि हम लोगों को ऐसी लाइफ दे कि वो बिल्कुल अनएलिनेटेड हो। नहीं, उनका मेन एजेंडा ये था कि वो चाइना को एक बिग पावर बनाए। तो उनका मेन एजेंडा कभी था ही नहीं कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करें या तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करें। उनका मेन एजेंडा हमेशा से रहा चाइना को एक बिग पावर बनाने के लिए। तो इट्स प्रोजेक्ट हैज बीन एसेंशियली नेशनलिस्ट। तो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सोशलिस्ट नहीं होते, वो नेशनलिस्ट होते हैं, which in turn has been caused by the ever present threat of imperialism of domination, that is by metropolitan powers। यहाँ पर एक हंगेरियन इकोनॉमिस्ट के रिमार्क बताए गए हैं कि क्लासिकल कैपिटलिज्म होता है डिमांड कंस्ट्रेंट, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन अगर क्लासिकल सोशलिज्म में जाओ तो वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट होता है, मतलब वहां पे सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं और वहां पर ही तभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। द डिबेट्स ऑन द इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी जो कि चाइना ने फॉलो की है, और ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म के बीच की डिबेट नहीं है, ये डिबेट ये है whether China can come more powerful through a pure strategy of building socialism। कि चाइना सिर्फ सोशलिज्म से इतना पावरफुल हो सकता है या तो फिर वो प्राइवेट कैपिटल के रिसोर्सेज को भी हार्नेस करे। तो चाइना ने लेटर वाली चीज को चुना, चाइना प्राइवेट कैपिटल के रिसोर्सेज को भी हार्नेस करना चाहता है। तो सीसीपी हैज ऑन द होल चूजन द लेटर कोर्स ओवर द लास्ट 4 decades, दो इट हैज मेड सेवरल कोर्स करेक्शंस। तो उन्होंने काफी कोर्स करेक्शंस भी किए ताकि जो एंगर है, अगर आप हमेशा नेशनल के लिए चीजें करते रहोगे और कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचोगे, अपनी पॉवर्टी नहीं एलिमिनेट करोगे, तो कभी ना कभी तो लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट होंगे ही ना। तो उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए चाइना हमेशा कोर्स करेक्शंस करता रहता है। वहां पर जब पीजेंट एंगर हुआ, जब लैंड एक्विजिशन किए गए थे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि 1000 ऑफ प्रोटेस्ट हर साल होते हैं, तो सीसीपी एक स्लोगन के साथ है टुवर्ड्स अ सोशलिस्ट कंट्री साइड, ताकि लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। तो दिस एंटेल्ड अ सिग्निफिकेंट डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल चाइना। तो अगर हम डिफरेंट स्टेजेस देखें रिफॉर्म पाथ पे, तो सीसीपी ने बहुत सारे प्रॉप्स को यूज किया अपनी हाई ग्रोथ रेट को ऊपर बढ़ने के लिए, जैसे कि रिलायंस की है, अपने डिपेंडेंस है उनकी टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस में, साथ ही फॉरेन कैपिटल को अपने यहाँ बुलाया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को लगाने के लिए। इसके साथ ही होम कंजम्पशन को बढ़ाया है, लोगों के वेजेस बढ़ाए हैं और प्रोविजन ऑफ क्रेडिट लोन दिया गया है ताकि चाइना की ग्रोथ रेट बढ़ता जाए। तो चाइना प्योरली सोशलिज्म नहीं है, चाइना प्राइवेट कैपिटल को भी हार्नेस करता है। तो ये सारी चीजें चाइना करता है। तो चाइना का मेन एजेंडा कभी था ही नहीं कि वो पॉवर्टी को कम करें या तो फिर उनका अनएम्प्लॉयमेंट एलिमिनेट हो जाए पूरी तरीके से, जो कि बाकी सोशलिज्म कंट्रीज में होता है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं।
अब एक लैम्डा वेरिएंट है कोविड का ही, तो इवन एज द डेल्टा वेरिएंट ऑफ द SARS-CoV-2 कोरोना वायरस, जो कि अभी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला रहा था, अब अनदर वेरिएंट लैम्डा है। तो लैम्डा जो है अभी है, WHO ने उसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, अभी तक वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। तो लाइक द डेल्टा वेरिएंट, द लैम्डा वेरिएंट विच हैज नाउ बीन डिटेक्टेड इन मोर देन 25 कंट्रीज, तो ये अभी डर है कि ये ज्यादा शायद ट्रांसमिसेबल हो सकता है, लेकिन अभी ये सारी चीजें स्टैब्लिश नहीं की गई हैं। अभी मेनली लैम्डा वेरिएंट ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ही मिला है, पेरू वगैरह में। इंडिया में अभी तक इसका डिटेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन यूके और अदर यूरोपियन कंट्रीज में इसका डिटेक्शन हो गया है। तो इंडिया को क्या इससे वरी होना चाहिए? तो लैम्डा अभी तक इंडिया या उसके नेबरिंग कंट्रीज में नहीं मिला है, तो इंडिया को अभी तो वरी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेवरल कंट्रीज है यूरोप है, जहां से लोग आते जाते रहते हैं इंडिया में, तो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, और वहां पर ये वेरियंट मिल चुका है। The potential of emerging variants to bypass the immunity gained through vaccination means that there could be fresh waves, तो fresh waves हो सकती हैं, क्योंकि यूके में भी काफी लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका था, उसके बाद भी हम वहां पे फ्रेश वेव्स देख सकते हैं केस की। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मेनी कंट्रीज इन यूरोप राइट नाउ, पर्टिकुलरली इन द यूके। वहां पे शार्प राइज देखे गए हैं केसेस में। तो दैट मीन्स दैट अ कंट्री लाइक इंडिया, जो कि अभी निकला है सेकेंड वेव से, तो उसको थोड़ा प्रोएक्टिव रहना चाहिए इन सारी चीजों को लेकर। यहाँ पे सी शंकरन नायर की बात हुई है, तो ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं 1897 में। साथ ही ये एक मद्रास हाई कोर्ट के लॉयर और जज भी रहे हैं। फिल्म मेकर करण जौहर ने बेसिकली बोला इनके ऊपर एक मूवी बनाएंगे, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1897 में। यहाँ पर एक कंट्री शर्ट काउंसिलेट्स इन नॉर्थ अफगानिस्तान अमिड तालिबान विक्ट्रीज, तो तालिबान ने बहुत ज्यादा नदर्न अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया है, तो उसके चलते ही बहुत सारे कंट्रीज ने अपने काउंसिलेट्स बंद कर दिए, जैसे कि टर्की, रशिया। तो सर्च ऑफ तालिबान विंस इन नदर्न अफगानिस्तान हैज कॉज्ड सम कंट्रीज टू क्लोज देयर नॉर्थ अफगान काउंसिलेट्स वाइल अक्रॉस द बॉर्डर इन तजाकिस्तान, और बहुत सारे जो अफगान फोर्सेज हैं वो फ्ली करके तजाकिस्तान चले गए हैं। ये सारी चीजें जब से यूएस ने इवैक्यूएट किया है, अपने फोर्सेस को वहां से ले गए हैं, तब से तालिबान की इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो बगराम एयरफील्ड, जहां से यूएस ने लास्ट वीक इवैक्यूएट किया था, उसके बाद बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है, इजराइल ब्लॉक्स लॉ दैट कीप्स आउट पैलेस्टीनियन। तो इजराइल एक लॉ लाने वाला था जो कि उन लोगों के लिए सिटीजनशिप और परमानेंट रेसिडेंसी बैन कर देगा उन पैलेस्टीनियंस के लिए ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, अगर वो इजरायली के साथ शादी करेंगे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो वो बेसिकली जो इजराइल है वो अपनी जूइश मेजोरिटी को मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि अगर वो पैलेस्टीनियन से शादी करेंगे वहां के लोग, तो जूइश मेजोरिटी है तो वो एक डेंजर में आ सकती है, इसीलिए वो एक लॉ लेकर आ रहा है। तो बट सम हैव आल्सो एक्नॉलेज्ड दैट द लॉ वाज अ डेमोग्राफिक टूल टू हेल्प इजराइल मेंटेन इट्स जूइश मेजोरिटी। साथ ही इससे पहले लॉ 2003 में भी इंट्रोड्यूस किया गया था अमिड द वायलेंस ऑफ द सेकंड पैलेस्टीनियन अपराइजिंग, और उसके बाद ये हर साल एनुअली रिन्यू किया जाता है। तो रिन्यूअल्स हैड बीन अप्रूव्ड फॉर द पास्ट 17 ईयर्स, हमेशा ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक पार्लियामेंट्री मेजोरिटी हो जाती है, लेकिन इस बार कोalition के द्वारा गवर्नमेंट बनी है, तो ये लॉ जो है उसको पार्लियामेंट्री वोट नहीं मिल पाया, तो अभी तक लॉ कंटेंशियस लॉ अभी तक पास नहीं हुआ है, सेटबैक लग गया उनकी गवर्नमेंट को। यहाँ पर है ओपन सोर्सिंग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट पैनल, व्हाट्स इन स्टोर फॉर ऑनलाइन रिटेलर्स। तो सबसे पहले ये ओपन सोर्स होता क्या है? ओपन सोर्स ये होता है जैसे कि सॉफ्टवेयर और प्रोसेस ओपन सोर्स भी होते हैं, क्लोज सोर्स भी होते हैं। ओपन सोर्स ये होता है जो कोड और जो स्टेप्स हैं प्रोसेस के, दूसरे लोग भी उसे यूज कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आईफोन का iOS होता है वो क्लोज सोर्स है, मतलब उसे कोई भी लीगली मॉडिफाई नहीं कर सकता, साथ ही रिवर्स इंजीनियर्ड भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो गूगल का एंड्रॉइड होता है वो ओपन सोर्स होता है, एंड इट्स दस पॉसिबल फॉर स्मार्टफोन लाइक सैमसंग टू मॉडिफाई इट फॉर द हार्डवेयर। तो जो गूगल का एंड्रॉइड है उसको अलग अलग हार्डवेयर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन iOS को नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज ओपनली मॉडिफाई हो सकती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है, तो वो ओपन सोर्स होती है। तो इसी के चलते डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का ये कहना है कि वो एक एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट कर रहे हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए। तो वो एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट, जिससे वो डिजिटल मोनोपोलीज को एंड करेंगे। वो ई कॉमर्स प्रोसेसेस को ओपन सोर्स बनाएंगे, एक ताकि एक प्लेटफॉर्म बने जो कि सारे ऑनलाइन रिटेलर्स के द्वारा यूटिलाइज हो सके। जैसे कि मैंने आपको बताया ओपन सोर्स को कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो व्हाट प्रोसेसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी ओपन सोर्स विद दिस प्रोजेक्ट? तो यूपीआई के लाइंस पर ही इसमें वेंडर डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी, प्रोडक्ट कैटलॉगिंग, इन सारी चीजों को ओपन सोर्स बनाया जाएगा। अब डीपीआईआईटी इस प्रोजेक्ट से पाना क्या चाह रही है? तो इट एम्स एट प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क्स होने चाहिए, ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, साथ ही ओपन स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, और हर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।